हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। आशा करते हैं आप लोग भी बढ़िया होंगे। कांग्रेचुलेसन है उन सीएच जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं। कल की डेट में जो रिजल्ट्स निकलवाए थे, आज हम जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या, केस स्टडी नंबर 5। आपको पता है केस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड केस नंबर 8 ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है एंड केस स्टडी नंबर 5 को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है सर। तो आज जैसे कि आपको पता है, हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं फटाफट इस केस स्टडी में क्या बातें गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ग्रांटिंग आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट। तो इसको तो देखो, कस्टमर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है। आपको पता है ये डीजीएफटी है। इसके लिए पढ़ना क्या है, समझाना क्या, कुछ समझाना जैसा है नहीं इस पे। ये डीजीएफटी है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो कि आपको इश्यू कर दिए आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, व्हाट शुड सीए नितिन एडवाइस सीए कृत। सीए नितिन सीए कृत को क्या एडवाइस करे टू डू व्हेन द लेटर स्टॉक इज द इन द रिवीजन डिलेमा ऑफ मैच्योरिटी लेवल सेट अर्लियर। तो यहाँ पे लेटर कौन है, लेटर है आपके पास में सीए कृत। सीए कृत जो है स्टॉक हो चुकी है किस पे, डिलेमा में, कि भैया रिवीजन करें नहीं करें, रिवीजन करें नहीं करें आपके मैच्योरिटी लेवल पे। तो इसमें ये पता चल रहा है कि ये ऑडिट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑडिट का क्वेश्चन इतना पता चल रहा है, कोई नहीं, केस स्टडी पढ़ेंगे, वापस आएंगे इसके लिए। केस नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, दो स्टेटमेंट दिए हैं, जीएसटी लेवेबल होगा जीएसटी लेवेबल नहीं होगा बोल के। एंड दोनों के लिए हमारे पास केस स्टडी पढ़ने के बाद ही हम आएंगे इस पे क्या करना है इसके लिए। In the above case, Roberts D. News branch office in India proposes to offer subscriptions to securities of Alpha Unit LLC. Before going with the subscription, it would be necessary to अच्छा सब्सक्रिप्शन लेने से पहले क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है कि file a prospectus dated and signed. The prospectus shall the date on which and the country in which the company was incorporated. अच्छा टिपो मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे आई थिंक इट शुड हैव बी मेंशन यहाँ पे होना चाहिए। कोई नहीं, ये लॉ का क्वेश्चन है। एट हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस हम आएंगे। वैसे आई थिंक इसके लिए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, आपके पास ये प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के केसेस हैं, क्योंकि एलएलसी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन लग रही है, कोई नहीं, एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस इस पे। ठीक है सर, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन 5 में, in case of the trading invoices, in case of trade invoicing, B in Greece and C in Greece, invoicing should not have been done by ABC Limited in India. Okay, ये एक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, value of such shipment has to be included by ABC Limited the value of exempt supply for the purpose of reversal of ITC under clause number rules 42 and 43 of GST rule स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी हम केस स्टडी पढ़ के ही आएंगे, एक बार देख लेंगे, अंदर वापस आएंगे इस पे क्या है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कितने पूछे गए हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 3 है। चलिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे देखते हैं। Provide the accounting treatment with respect to the transactions between ABCD Limited and PQRS Limited in the respective books of account also show its impact on the consolidated financial statement. तो हमें ABCD लिमिटेड का बुक्स बनाना है एंड PQRS लिमिटेड का बुक्स बनाना है, एक ट्रांजेक्शंस जो इनके इन बिटवीन देम हुए हैं, तो उसके लिए। ठीक है, अब इसके अलावा हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री होगी वही बताना है जर्नल एंट्रीज के थ्रू। चलिए सर, एफआर का क्वेश्चन है क्या, मजा आ गया सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आराम से। एक्सचेंज रेट आपके पास गिवन है यूरो एंड एक्सचेंज रेट गिवन है, मार्च का ओपनिंग रेट गिवन है एंड हमारे पास क्लोजिंग रेट गिवन है। ये तो आपको पता है, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है उसके लिए क्लोजिंग बैलेंसेस हम यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस को लेके आने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, इसके डिटेल पे चलते हैं, बट अभी नहीं, क्वेश्चंस पढ़ लेते, कैसे पढ़ लेते उसके बाद। अल्फा यूनिट एलएलसी हैज सेट अप अ ब्रांच ऑफिस इन सूरत, डिस्कस इम्प्लीकेशंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इन्होंने ब्रांच सेटअप किया है, इसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस है, ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद देखते हैं। ओके, ये ईटी ये गलत लग रहा है यहाँ पे, कुछ ईटी जैसा कुछ होना नहीं चाहिए यहाँ पे। विच डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फर्निश्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अंडर कंपनी एक्ट 2013। अच्छा, इसके लिए तो आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक ब्रांच ऑफिस स्टैब्लिश करना चाह रही है, कौन स्टैब्लिश करना चाहिए, जो कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर उनको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। चलिए, इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो ये प्रोसीजरल क्वेश्चन है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं रिस्पेक्टिव केस स्टडी में, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, इसका आंसर आपको पता है, डायरेक्ट हम सेक्शन नंबर 308 होता है, इसके लिए सेक्शन नंबर 308 होता है, इंस्टीट्यूट के आंसर से देख लेते हैं, क्योंकि प्रोसीजरल है ये। सॉरी, सेक्शन 380 होता है, सेक्शन 380 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 चैप्टर नंबर 22 के अंदर आता है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के चैप्टर है उस पे सेक्शन, ये सेक्शन आता है सेक्शन 380, वहीं पे गिवन है
कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर उनको जो है क्या क्या डिलीवर करना पड़ेगा टू रजिस्ट्रार, ये सारी चीज़ें रजिस्टर को डिलीवर करना पड़ेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एओए, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी, डायरेक्टर्स कितने, सेक्रेटरी कौन है इन पे, ठीक है। इसके अलावा एक डायरेक्टर्स की क्या बातें देने हैं, पर्सन नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, केवाईसी डिटेल्स जो भी होते हैं वो सारे देने पड़ेंगे। इसको समझाने जैसा इस पर कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ लेना। वैसे रटने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप में भी ओपन बुक्स होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा तो आपके पास में ऑलरेडी कोई बुक होंगे, बुक से आप लिख पाओगे, इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो इस पे कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप एमसीक्यू पढ़ ली, एमसीक्यू एंड क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हो, क्योंकि स्टडी में मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है, आपको काफी क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सॉल्व कर पाओगे। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, फर्स्ट एमसीक्यू हम सॉल्व कर पाए थे बिना पढ़े ही, इवन एक और एमसीक्यू था जो बिना पढ़े हम कर पाते, बट मैंने अभी उसको स्किप किया कि स्टडी पढ़ते हैं अंदर वापस रिलेट करते हैं इसको। बट ये क्वेश्चन जो है 7 का 2 मे बी 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे इजीली बिना पढ़े ही एमके स्टडी को। तो वैसे हमारे ऑलमोस्ट 30% की स्टडी तो ये भी सॉल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ प्रपोज्ड ट्रांजैक्शंस relating to the sending of the company's merchandise for display in textile fair in Italy। अच्छा, टेक्सटाइल फेयर हो रहा है इटली पे, यहाँ पे ये अपनी मर्केंटाइज मतलब सामान लेके जा रहे हैं, तो क्या सर्कमस्टेंसेस का इम्प्लीकेशंस होंगे जीएसटी पे, ये हमें बताना है। ठीक है, also discuss under what circumstances is goods sold within India can still be categorized as exposed under GST। अच्छा, इंडिया के अंदर ही यदि सेल करते हैं तो कब हम उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, ये पूछा गया। कोई नहीं, ठीक है, केस स्टडी पढ़ लेते हैं, केस स्टडी पढ़ने के बाद वापस आएंगे इन क्वेश्चंस पे। ठीक है सर, केस स्टडी नंबर 5 है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट। एबीसी लिमिटेड इज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए, ठीक है। इनकेस मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो आप स्लो कर लेना मुझे, अंदर पढ़ना। एबीसी लिमिटेड इज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन सूरत, गुजरात, which enjoys a vintage of more than 50 years of the good reputations and business. The company was set up by Mr. Amadev in 60s in a small room, and as years passed by, it became such a successful and big business that now after serving domestic consumers, the company has gone global and expanded its business across Europe and Canada through third-party sales from India. Mr. Rahul Dev, grandson of Mr. Amardev, is managing director of the company and has been following quite an aggressive approach in globalizing the business after graduating from college. He remains in constant touch with C. Nitin Garg, partner of Nitin Garg and Company, chartered accountants, and keeps on discussing with him legal compliances and procedure। तो ये पैराग्राफ से इतना पता चल रहा है कि ये बैकग्राउंड है कि एक कंपनी एबीसीडी लिमिटेड एंड उस पे अमरदेव, अमरदेव जो मे बी अमरदेव प्रोमोटर है इसका, एंड राहुल देव जो है ग्रैंडसन है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एंड ये डिस्कशंस कर रहा है सी नितिन के साथ में जो कि इनकी ऑडिटर है। ठीक है सर, Rahul knows the complexities in the business have increased a lot, particularly after advent of GST, and it is imperative to diversify the ever-expanding business. He understands that the company is very integrated into the web of international business transactions. There is inward as well as outward flow of the goods and services between India and other countries. GST impacts imports and exports too. Provisions of GST law seek to provide level up or level playing fields to domestic suppliers vis-a-vis international suppliers in case the imports and make exports more competitive. He has been discussing various provisions of the GST law as will be applicable on the import and export supplies with respect to the business if they wish to enter the global market directly apart from normal customs levy. Okay, Rahul देव जो वरीड है विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी प्रोविजंस, जो इनकी बिजनेसेस है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, डोमेस्टिक बिजनेस भी है, तो ये जीएसटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों में लगता है, तो ये डिफाइन करना चाह रहा है अपने आप को, एक कंप्लायंसेस से फुलफिल करना चाह रहे हैं, कंप्लायंसेस कौन कौन से होंगे ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, टू एक्सपांड द बिजनेस राहुल इज इन टॉक्स विद रॉबर्ट टी नीरो on which fast friends whom he met during his graduation in London and which currently the owner of a famous international clothing brand Alpha. Robert wants to establish a company in India and seeks Rahul help who further consults C. Nitin on helping Robert set up a branch office in India. Robert Venture Alpha LLC is a limited company incorporated in London in year 2011 and he desires to establish a branch office at Surat in year 2023। हमारे पास एक क्वेश्चन था ना, ब्रांच ऑफिस सेटअप करना चाह रहा है अल्फा यूनिट एलएलसी, जो कि क्या है, लंदन की कंपनी, फॉरेन कंपनी है, और ब्रांच सेटअप करना चाह रहे सूरत पे। तो इन दैट सिनेरियो क्या क्वेश्चंस थे हमारे पास में, वो क्वेश्चंस हम देख लेंगे, वो क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नितिन बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड बाय रॉबर्ट एज अ लाइसेंस ऑफिसर फॉर कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। ओके, रॉबर्ट कौन है, रॉबर्ट जो है अल्फा यूनिट एलएलसी को होल्ड करता है
फाइनल एलएलसी का प्रमोटर है। एंड नेक्स्ट जो है नितिन को वो पूछ रहे हैं कि भैया क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी इन केस वो कंपनी सेटअप करना चाह रही है, अपनी ब्रांच सेटअप करना चाहिए सूरत। ठीक है, नितिन हैव देयर बीन लीगल कंप्लायंसेस रिसर्च फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर वर्क टू सेट अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। Rahul, in order to expand his business, discusses with Nitin on setting up a subsidiary outside India at Paris। अच्छा, अब राहुल भी अपना एक कंपनी खोलना चाह रहा है पेरिस पे, specifically carrying out the import-export transactions easily, and soon afterwards Rahul sets up a subsidiary in Paris in the name of his style name instead Picard Limited। देखो यहाँ तक जो हमारे पास पार्टी का नाम समझ आ रहा है, एक तो है ABCD लिमिटेड जो है सूरत में, एंड जो एक क्लोथिंग चलाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सॉरी एक मिनट, कौन सा इंडस्ट्री, सेटअप इन, ओके, गुड रेपुटेशन एंड बिजनेस, ओके ठीक है, कौन सा बिजनेस है ये यहाँ पे, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, ओके, एबीसीडी लिमिटेड है, सूरत में है, एंड ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये राहुल देव ऑन करती है इंडिया में। अब राहुल ने क्या किया, पेरिस में अपना एक कंपनी स्टेब्लिश किया, PQRS लिमिटेड। ठीक है सर। अब इसके अलावा नेक्स्ट सिनेरियो आता है रॉबर्ट का। रॉबर्ट जो है अल्फा यूनिट एलएलसी को होल्ड कर रहा है इन लंदन, और ये चाह रहा है कि सूरत में एक स्टैब्लिश करे ब्रांच। ठीक है, ये यहाँ तक के सिनेरियो। आगे बढ़ते हैं। ABC Limited is engaged in the business of manufacturing clothes for other textile companies and non-textile companies. Now the company will be itself carrying out the import-export transactions without involving any third party for the export purposes, and which it had been doing till now. It applies for the IC को clearly apply कर दिया, and gets the same. Its wholly owned subsidiary PQRS Limited is engaged in the business of ready-made designer garments. The subsidiary purchases garments and other stuff from its parent company. The demand for the garments of PQRS Limited is very high, and hence to cater to its shortfall, PQRS Limited also purchases garments from other companies. Purchases are made to the competitive prices during the year। जो काम है हमारे पास में, जो important points है ये यहाँ से start हो रही है। ABC Limited sold garments to PQRS Limited for euro 13 lakhs on 1st of January 2024। The cost of these garments rupees 930 lakhs in the books of ABC Limited at the time of the sale. At the year end 31st March 2024, all these garments were lying as stock, closing stock with PQRS Limited, यूरो फंक्शनल करेंसी है PQRS लिमिटेड का, विद इंडियन रुपीज फंक्शनल करेंसी ऑफ एबीसी लिमिटेड। हमारे पास जो एक्सचेंज रेट गिवन था, एक्सचेंज रेट के लिए रिलेवेंट पोर्शन ये है फ्रॉम द केस स्टडी। इतना पोर्शन से हम केस स्टडी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड सिक्स हेल्प फ्रॉम सीए नितिन ऑन द फॉलोइंग issues. During the year, Rahul finds difficult to comprehend the GST taxes with respect to export sale made by the company. ABC Limited is of a peculiar nature. One such sale each way, ABC Limited receives an order to supply goods to dealer B in Greece. The company finds a supplier C in Singapore and asks him to supply the goods to B in Greece। अच्छा क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि एबीसीडी लिमिटेड को एक ऑर्डर आया था कहाँ से, ग्रीस से। जो बंदा बी है ग्रीस में, इन्होंने क्या किया, सी इन सिंगापुर को बोला भैया आप बी इन ग्रीस को सामान भेज दो। तो ये कैसा लग रहा है आपके पास में, बिल टू शिप टू सप्लाई ऐसा नहीं लग रहा? जी हाँ, ये बिल टू शिप टू सप्लाई, वो भी इंटरनेशनल बिल टू शिप टू सप्लाई है, विदाउट टचिंग दी कंट्री। ठीक है, ये बिल टू शिप टू सप्लाई वो भी विदाउट टचिंग दी बॉर्डर्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनली। चलिए, अब इसमें क्या पूछा गया, टू इनवॉइसेस आर रेज्ड हियर, वन बाय द कंपनी बी in Greece and other by C in Singapore on ABCD Limited। Okay, ठीक है, the point to be noted here is that goods don't touch the Indian source, they are shipped by C from Singapore to B in Greece। There are many more such kind of exports and Route 6 C Nitin's helps getting out of this confusion। Okay, कोई नहीं, B ने एक इनवॉइस ABCD लिमिटेड ने B को रेज कर दिया, एंड एक इनवॉइस C ने ABCD लिमिटेड को रेज किया, क्योंकि C के कहने पर सिंगापुर में जो C है, एबीसीडी लिमिटेड के कहने पर सी जो सिंगापुर में है, उन्होंने बी को जो ग्रीस में सप्लाई किया था गुड्स। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, तो बी जो ग्रीस में उनको एबीसीडी लिमिटेड इनवॉइस करेगी, ठीक है, एंड सी जो सिंगापुर में है वो इनवॉइस करेगा एबीसीडी लिमिटेड। तो ये प्रोविजंस यहाँ पे बताया गया, इसके रिलेटेड हमारे पास जो जीएसटी के प्रोविजंस वो इनको बताने हैं एज ए सी नितिन। हम कौन है यहाँ पे, हम सी नितिन है। ठीक है सर। राहुल 6 सी नितिन ओपिनियन ऑन द जीएसटी प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ for transactions which he planned to proceed in near future। Okay, Rahul has purchased a license to put up a stall in textile supermarket global fair to be held at Milan, Italy। अच्छा, इटली में जो एग्जीबिशन स्पेस होने वाला है, इसी पे आपके पास एमसीक्यू आया हुआ पे। And he wishes to send his team to this fair along with the company's merchandise to be displayed over there for promotional purposes। ठीक है, he had heard from a dear friend that he would sell his company's products within India, but this would still be categorized as exports। इसके लिए भी आपके पास क्वेश्चन आ रखा है नीचे।
The chief accountant of the company further seeks C Nitin's times to understand the valuation and the taxability of the following transactions on GST. ABCD Limited has imported a specific fabric from Paris and files an expound bill of entry for clearing such warehoused goods for home consumption. So home consumption के लिए भी लेके जा रहे हैं. अच्छा warehouse पे लेके जाने के लिए हमारे पास होता है inbound bill of entry, ठीक है. warehouse से बाहर लेके जाने के लिए होता है हमारे पास में exbound bill of entry. exbound bill of entry, ठीक है सर. अच्छा स्पेलिंग होगा inbound and exbound, ठीक है सर. ABC Limited imported textile fabric from London and sells them to the Panacea Private Limited in India itself before the goods clear for home consumption. The custom declarations that is bill of entry as it was filed by the agent of Panacea Private Limited for clearance of such goods. तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ABCD Limited ने लंदन से क्या क्या इंपोर्ट किया ABCD Limited ने, ठीक है सर, तो समझा रहा हमें. अब इंपोर्ट करने के बाद में जब ये आपके पास में पड़ा हुआ था वेयरहाउस में, ठीक है, गुड्स अभी तक इन्होंने क्या किया, क्लियर ही नहीं किया होम कंजम्पशन पे, और इन्होंने इसको सेल कर दिया, गुड्स को किसको सेल कर दिया, पैन ACR लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने सेल कर दिया. ये यहाँ पे कहना चाह रहा है गुड्स बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन हैज बीन सोल्ड टू पैनिशिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. Statute of the company ABCD Limited is also being carried over Nitin Gagan Company. Okay, Nitin Gagan Company statutory भी कर रही है इन companies की. Under the provision of the engagement partner CA Krit understand that as an auditor he should develop an audit plan that shall include descriptions of the procedure to be performed as specified in 315 and 330. The audit plan is more detailed than the overall audit strategy that includes the nature, timing, and extent of the audit procedure to be performed by the engagement team members. ठीक, ऑडिट प्लान में एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होता है, ये आपने बताया, ठीक है सर. प्लानिंग फॉर द ऑडिट प्रोसीजर टेक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ द ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट develops. He asked Megha in his audit team to work on planning the nature, timing, and the extent of the specific for the audit procedure and follow up on planning of the risk assessment procedure. अच्छा, ठीक है. Further, CA knows that the overall audit strategy and audit plan should take into consideration the limit of materiality and its relationships with the risk and procedure to be adopted. CA has already developed an audit strategy while a detailed audit plan is being developed. It decides that materiality level sets all need to be lowered as weakness in the internal controls we highlighted in the internal audit report. अच्छा जी, इनको क्या हुआ, अभी इन्होंने ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर किया था एंड इन्होंने अपने दो कलीग्स यहाँ पे एक मेगा है और एक बंदा को, ये उन्होंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा मेगा एंड सौरभ, इनको कह दिया कि आप ऑडिट प्लान प्रिपेयर करो. अब जब ऑडिट प्लान प्रिपेयर हो ही रही थी तो इन्होंने कहा ऑडिट मेटेरियलिटी के बारे में सीक्रेट ने फर्दर स्टडी किया इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पे. वहाँ पे इनको पता चला कि कुछ वीकनेसेस है, तो इन्होंने डिफाइन अपना मेटेरियलिटी लेवल जो इन्होंने क्लियर सेट कर रखा था उसको इनको रिवाइज करना है. तो इससे रिलेटेड हमें भी आपके पास में MCQ है. Subsequently deviations from the audit strategies felt necessary and he is stuck in the dilemma what to do first. अच्छा, पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी को करें मॉडिफाई या फिर रिवाइज करें ऑडिट प्लान, और वाइज वजह एंड सिक्स पार्टनर सी नितिन सजेशंस. देखो यहीं पे इसका एक्चुअली सॉल्यूशंस यहीं पे इन्होंने क्या किया था, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर चुके थे ये. ओके, यहाँ पे एक लाइन था आपके पास में, द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. ओके, audit plan is more detailed and the overall audit strategy than the overall audit strategy that includes the nature, timing and the extent of the audit procedure. देखो इससे पता चल रहा है कि पहले हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले प्रिपेयर करते हैं एंड देन ऑडिट प्लान पे जाते हैं. तो इसी में बताया कि पहले हम ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेंगे एंड देन हम ऑडिट प्लान पे जाएंगे. तो इन सिनेरियो पे क्या होगा, पहले हम मॉडिफाई करेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी को एंड देन मॉडिफाई करेंगे ऑडिट प्लान को. ठीक है, यही आपके पास MCQ नंबर 2 पे. What should CA Nitin advise Secret to do when the latter is stuck in the revision dilemma of materiality level set earlier. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे ओवर द स्ट्रेटजी एंड देन प्रिपेयर द ऑडिट प्लान इन लाइन विद द स्ट्रेटजी. ये आपके पास आंसर सही है, प्रिपेयर द ऑडिट प्लान. ये तो गलती है, ये भी गलत है, आपके पास ये भी गलत है. ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 बोला गया GST is leviable on the fabric imported from Paris while filing for its clearance. Okay, GST is not leviable on the sales made to the Panacea Private Limited. Okay, इसके लिए देखते हैं हमारे पास में ये प्रोविजंस, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया. ABCD लिमिटेड ने इंपोर्ट किया एक स्पेशल फैब्रिक फ्रॉम पेरिस एंड फाइल्स एन एक्सबाउंड बिल ऑफ एंट्री फॉर क्लियरिंग सच वेयरहाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन. अच्छा, आप जब वेयरहाउस पे अपने गुड्स रख रखा है, वेयरहाउस गुड्स से आप क्लियरेंस के लिए एक्सबाउंड बिल ऑफ एंट्री फाइल करो तो यहाँ पे GST लेवी होगा. इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई कंफ्यूजन से नहीं है आपके पास में, GST लेवेबल हो जाएगा. तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारे पास में ये सही है.
ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन द सेल्स मेड टू पैनक्शिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अच्छा ये जो था लंदन से इन्होंने इंपोर्ट कर रखा था एबीसीडी लिमिटेड ने, और बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन एबीसीडी लिमिटेड सोल्ड इट टू पैनक्शिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आपके पास आपको याद होगा शेड्यूल नंबर 3 में नॉट अ सप्लाई के केस में ये कवर्ड है यदि आपने बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन सेल कर देते हो गुड्स को दैट इज नॉट कंसीडर्ड सप्लाई। सप्लाई नहीं तो जीएसटी यहाँ पे लेवेबल नहीं होगा। तो द स्टेटमेंट नंबर 2 जो है जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन द सेल्स मेड टू द पैनक्शिया प्राइवेट लिमिटेड, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो इस सिनेरियो पे क्या हो गया, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एज वेल एज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों इंडिपेंडेंट है ऑफ कोर्स। जीएसटी इज नॉट लेवेबल व्हेन द गुड्स इन कस्टम bonded warehouse are sold before clearance, and the same is leviable when the export bill of entry is filed for clearing such warehouse goods for home consumption। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में आई थिंक प्रोस्पेक्टस रिलेटेड था ना, हाँ जी। रॉबर्ट डी नीरो ब्रांच ऑफिस इन इंडिया proposes to offer subscriptions to securities of Alpha Unit LLC before going with the subscription। ठीक है, गोइंग सब्सक्रिप्शन में जाने से पहले इन्होंने बोला प्रोस्पेक्टस हमें सब ओके प्रोस्पेक्टस ओके। रॉबर्ट डी नीरो ब्रांच ऑफिस इन इंडिया proposes to offer subscriptions to securities of Alpha Unit LLC before going to the subscription it would necessary to। अच्छा ठीक है, पहले प्रोस्पेक्टस डेट एंड साइन, ठीक है ये जरूरत है। इसके अलावा तो प्रोस्पेक्टस को मेंशन भी करना चाहिए डेट ऑन विच द कंट्री, डेट ऑन विच एंड कंट्री इन विच द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट बनती है। तो आपकी जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर करेक्ट। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। In case of the trade involving B in Greece and C in Singapore, invoicing should not have been done by ICAI Limited in India। Okay, स्टेटमेंट नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 समझने के लिए देखो आपके पास में यहाँ पे हुआ क्या था, B in Greece, B जो ग्रीस में है, ठीक है, इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया एबीसीडी लिमिटेड के पास में। ठीक, अब एबीसीडी लिमिटेड ने क्या किया, सी को कंसिडर कंसर्न किया, कनेक्ट किया सिंगापुर जो कि सिंगापुर में है वहां पे कनेक्ट किया, एंड इन्होंने कहा कि आप सामान यहाँ पे भेज दो, तो ऑर्डर हैव बीन डिलीवर्ड। अब पॉइंट ये है कि इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो विदाउट टचिंग द इंडिया सोर्स, वहां पे स्टेटमेंट कनेक्टेड था कि इंडिया को सोर्स को इन्होंने कनेक्ट ही नहीं किया। तो इट मीन्स आपके पास जो शेड्यूल नंबर 3 है, जो शेड्यूल नंबर 3 है यहाँ पे शेड्यूल नंबर 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से इन केस सेल हो जाती है इंडिया से बाहर विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू द इंडियन सोर्स देन दैट वोंट बी कंसीडर्ड सप्लाई, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये यहाँ पे सप्लाई ही नहीं है तो टैक्स इनवॉइस क्या रेज करने की जरूरत है? आप बताओ, टैक्स इनवॉइस रेज करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, टैक्स इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि इन केस ऑफ ट्रेडिंग involving B in Greece and C in Singapore, invoicing should not have been done by ABCD Limited in India। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ABCD Limited को जरूरत ही नहीं है इनवॉइसिंग रेज करने की, क्योंकि ये एक सप्लाई नहीं है। कमर्शियल इनवॉइस अपनी रेज होगी, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट टू द जीएसटी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ सच शिपमेंट हैज टू बी इंक्लूडेड बाय ABCD Limited इन द वैल्यूज ऑफ द exempt सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC रूल नंबर 42 एंड 43 ऑफ CGST। नहीं, देखो पॉइंट ये है कि सेक्शन नंबर 17(3) में रूल 42 एंड 43 के रिगार्डिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशंस में फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया गया कि आपके पास में फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया गया। फर्दर एक्सप्लेनेशंस क्या दिया गया? फर्दर एक्सप्लेनेशंस में ये मेंशन किया गया है वहां पे कि आपके पास जो भी शेड्यूल नंबर 3 में है उसको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना, इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ सच शिपमेंट हैज टू बी इंक्लूडेड इन एबीसीडी लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल नंबर 3 में है तो इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना है तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास में क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 सपोर्ट्स स्टेटमेंट नंबर 1। नहीं, ये तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 1 सपोर्ट्स स्टेटमेंट नंबर 2, ये भी इनकरेक्ट है। इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करता। एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, इससे पहले आंसर देखते हैं, अंदर वापस आते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आंसर क्या होगा आपको समझ में आ गया। स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, अब क्यों है वो रीजनिंग से आपको समझ आ चुके हैं। देखो इन्होंने बोला कि बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है, बट एंड इनकी रीजनिंग देख लो।
Third country shipments a triangular trade is a common practice in international trade whereby goods move from one country to another country without touching India. Only invoicing is to be done by a registered person in India. ये कह रहे हैं बट दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट ना. आगे बढ़ते हैं. Para 7 of Schedule number 3 of the CGST Act provides that supply of the goods from a place in non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India, third country shipments, is treated neither as supply nor supply of services. Therefore, no GST liability. जब GST liability नहीं है तो registered person क्यों invoice raise करेगा? ये बताओ. Invoice raise नहीं करेगा ना ये. That's it. Next आ गया थे. Further value of such third country shipments is not included in the value of the exempt supply. Okay. Second statement तो incorrect है, ये भी कह रही है, but first statement is also not correct. First statement क्यों correct नहीं है? First statement okay. इस पेन से बाहर चला गया, फिर से आते हैं, वापस आते हैं. तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट इनकी आंसर है, सोल्यूशन है. ठीक है. बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकी सोल्यूशन है. ये कह रहे हैं थर्ड कंट्री शिपमेंट्स और ट्रायंगुलर ट्रेड इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल ट्रेड वेयर गुड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विदाउट टचिंग इंडिया. अब ये कह रहे हैं ओनली इनवॉइसेस इज टू बी डन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इंडिया. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो उसका फिर से आते हैं इसमें. Para 7 of Schedule 3 CGST Act provides that supply of goods from place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India, third country shipment is treated neither as supply goods nor as supply of services. Thus कोई GST liability नहीं है. या जब GST liability नहीं है तो रजिस्टर्ड पर्सन क्यों इनवॉइस रेज करेगा? इनवॉइस रेज करने की जरूरत ही नहीं है, टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करेगा वो. सो सब्जेक्ट टू की टैक्स इनवॉइस की क्वेश्चन है तो इस वजह से यहाँ पे टैक्स इनवॉइस रेज नहीं होगा. तो इस सिनारियो पे यहाँ पे इनकेस हम क्वेश्चन पे करेक्शन कर देते हैं, एक करेक्शन यहाँ पे कर देते हैं हम क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 5. हम यहाँ पे शूट नॉट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो इन दैट सिनारियो आपके पास में आंसर नंबर बी सही हो जाएंगे. देखो, in case of the trading involving bean, Greece and Singapore invoicing should have been done by VCD Limited in India. ये यदि should have been done होता तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता. should not have been done in VCD Limited in India है तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. वापस आते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करो. वापस आते हैं. सो वापस आते हैं, देखते हैं इसको. तो स्टेटमेंट नंबर 1 एक्चुअली में होना क्या चाहिए, क्योंकि ये सप्लाई नहीं है. सप्लाई नहीं है, शेड्यूल नंबर 3 की पारा नंबर 7 पे ये इंक्लूडेड है तो इस वजह से इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो टैक्स इनवॉइस रेज करने की जरूरत भी नहीं बनती है. तो इस वजह से यहाँ पे होना चाहिए था शुड नॉट हैव बीन डन बाय एबीसीडी लिमिटेड, तो ऑप्शन ठीक था. बट आप यहाँ पे नॉट हटा दोगे ना तो इन दैट सिनेरियो आपके पास जो इंस्टीट्यूट के आंसर है उससे मैच हो जाएगा ये आंसर. ठीक है, कोई नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं इस पर कन्फ्यूजन चला रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है इस वजह से. चलिए कोई नहीं, अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए. बस आपको ये याद रखना है शेड्यूल नंबर 3 है टैक्स इनवॉइस. शेड्यूल नंबर 3 पे ये सप्लाई है, शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से सप्लाई नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे टैक्स इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी. टैक्स इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है रजिस्टर्ड पर्सन को एंड इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है आपके पास में गलत है. ठीक. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, 6 क्वेश्चन नंबर के लिए चलते हैं हम. मैंने यहाँ पे आपके पास नोट बनाया है. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक सेल हुआ था. एबीसीडी लिमिटेड ने सेल किया था पीक्यूआरएस लिमिटेड को. एबीसीडी लिमिटेड ने सेल किया था किसको, पीक्यूआरएस लिमिटेड को. ठीक है, एबीसीडी लिमिटेड ने सेल किया था पीक्यूआरएस लिमिटेड को यूरो 13 लाख 1 जनवरी 2024 को. तो इन दैट सिनेरियो क्या हुआ, 1 जनवरी 2024 को क्या ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेगी एबीसीडी लिमिटेड अपने बुक्स पे. एबीसीडी लिमिटेड अपने बुक्स पे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेगी. यहाँ पे देखो पीक्यूआरएस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ठीक है, रिसीवेबल रिकॉर्ड करके हम सेल्स क्रेडिट कर देंगे. अब अमाउंट जो है 1079, क्योंकि 1 जनवरी 2024 में एक्सचेंज रेट 83 है एंड 13 लाख यूरो है तो 13 मल्टीप्लाई 83 करोगे तो आपको ये आएगा 1079 लाख. तो इतने पे हम रिकॉर्ड कर देंगे एबीसी लिमिटेड के बुक्स पे ऑन द सेम डे. पीक्यूआरएस लिमिटेड क्या करेगी, क्योंकि इसके लिए परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड को हम क्रेडिटर बना देंगे एंड परचेज को हम डेबिट कर देंगे. तो यहाँ पे क्योंकि इसकी बुक्स यूरो है, यूरो इज द फंक्शनल करेंसी फॉर पीक्यूआरएस लिमिटेड, सो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एट यूरो करेंसी में ही. अब होगा क्या, आपके पास 31 मार्च 2024 में क्योंकि ये यूरो करेंसी रेज हो गई 83 से 85 पे, तो अब जो हमारे पास वैल्यू बच रही है इस रिसीवेबल का, आप देखो यहाँ पे 83 रुपीज़ से पहले हमें रिसीव करना था, अब हमें 85 रुपीज़ पे रिसीव करना था. दिस इज फॉर इंस्टेंस गेन.
फॉरेन एक्सचेंज गेन हो जाता है यहाँ पे। तो फॉरेन एक्सचेंज गेन कितना का हो रहा है 1105 माइनस 1079 आप करोगे तो दिस हैपेंस टू बी 26 lakhs। 26 lakhs की आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज गेन बन रहा है। ठीक है, 85 माइनस 83 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके भी आप करो, मल्टीप्लाइड माइनस 83 2 हो जाता है, मल्टीप्लाइड 13 करोगे आपके पास में 26 lakhs की आंसर आ जाएगी। तो दिस इज करेंगे कैसे एंट्री, पीपीआरएस लिमिटेड जो रिसीवेबल है वो बढ़ गया हमारे पास में टू फॉरेन एक्सचेंज गेन। दिस इज द एंट्री दैट वी नीड टू रिकॉर्ड। अब बताओ, अब हमारे पास में एबीसीडी लिमिटेड के बुक्स में एंड पीपीआरएस लिमिटेड के बुक्स में वैल्यू क्या बच रही है। एबीसीडी लिमिटेड के बुक्स में पीपीआरएस लिमिटेड क्या है, रिसीवेबल है, और इन रिसीवेबल का वैल्यू क्या है 1079 लाख आपके पास जो यहाँ से आ रही है, एंड 26 लाख यहाँ से आ रही है। प्लस कर दोगे आप ये दोनों को 1105 लाख पे ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपके पास में एबीसीडी लिमिटेड के बुक्स में। PPRS Limited stands at value of 1105 lakhs closing balance, ठीक है, as at 31st March 2024. Now come to the books of PPRS Limited जहाँ पे रिकॉर्ड हो रही थी यूरो पे। तो इन दैट सिनेरियो एबीसीडी लिमिटेड कितने पे 13 लाख पे। 13 लाख को हम क्लोजिंग, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को हम कन्वर्ट करते हैं क्लोजिंग रेट। एंड क्लोजिंग रेट क्या है 31 मार्च 2024 का आप देख पा रहे हो यहाँ पे 85 इज द क्लोजिंग रेट। तो इन दैट सिनेरियो 85 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1105 लाख आ जाएंगे। तो अब जो है क्योंकि ये दोनों ही क्या डेटा क्रिएटर है एंड दोनों होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, दोनों ही स्टैंड करेक्ट 1105 लाख। तो हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री करनी होगी, एबीसीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआरएस लिमिटेड कितनी अमाउंट से 1105 लाख से। सो दिस इज द एंट्री दैट वी आर गोइंग टू मेक इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा अब देखो हमारे पास इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री पे आप यहाँ पे देखो कॉस्ट कितना है इन्वेंट्री का, कॉस्ट ऑफ दिस गारमेंट्स इन द बुक्स ऑफ एबीसीडी लिमिटेड इज 936 लाख। तो क्योंकि और होल्डिंग कंपनी एबीसीडी लिमिटेड है तो कॉस्ट फॉर द ग्रुप हो गया ये, फॉर द ग्रुप एबीसीडी लिमिटेड इज एक्टिंग एज ग्रुप। तो इन दैट सिनेरियो 936 लाख वुड बी द कॉस्ट फॉर द ग्रुप। कॉस्ट फॉर द ग्रुप कितना है 936 लाख। इन्वेंट्री होनी कितनी भी चाहिए 936 लाख पे होनी चाहिए क्लोजिंग बैलेंस पे। ठीक है, अब है क्या एक्चुअली में पीपीआरएस लिमिटेड के पास में अब इन्वेंट्री पड़ा हुआ है एंड पीपीआरएस लिमिटेड ने इसको बुक किया था 13 लाख की वैल्यू पे जब इन्होंने रिसीव किया था 1 जनवरी 2024। ठीक है, तो इनके लिए कॉस्ट क्या हो गया पीपीआरएस लिमिटेड के लिए, कॉस्ट हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाई 83, ये हो गया 1079। ठीक है, अब ओके 1079 का कॉस्ट हो गया इनके पास में। अब जो है पीपीआरएस लिमिटेड के पास कॉस्ट हो गया 1079 का। अब ओके ठीक है, अब आ रही है आपकी स्क्रीन पे। अब एनआरवी आप देखोगे ऑन 31 मार्च 2024 पे क्या हुआ 13 लाख गट चेंज टू एक्सचेंज रेट गट चेंज टू 85। तो 1105 is the NRV over here. तो पीपीआरएस लिमिटेड के बुक्स में एज एट 31 मार्च 2024 applying cost NRV which is lower, the value of closing inventory will be 1079 lakhs। ठीक है, अब एक्चुअली में होना क्या चाहिए, ये तो आपके पास में क्या है स्टॉक रिजर्व है, तो इस स्टॉक रिजर्व को हमें क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो 936 लाख शुड हैव बीन 1079 लाख है, तो इसको हमें क्या करना है एलिमिनेट 143 लाख वुड बी द वैल्यू दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। तो इसके लिए क्या एंट्री हमें डालनी होगी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआरएस लिमिटेड। ठीक है, सॉरी पीक्यूआरएस लिमिटेड नहीं होगा, कहां से पीक्यूआरएस लिमिटेड इन्वेंट्री आएगा, कॉस्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री पे 143 लाख पे इन्वेंट्री को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो रिसीवेबल्स एंड द पेबल्स जो हमारे पास डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स हैं एबीसीडी लिमिटेड एंड पीक्यूआरएस लिमिटेड, तो इन दो के वैल्यू क्या होगा जीरो हो गया। इन्वेंट्री कितना पे आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 936 लाख पे आएगा। तो ये सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे जहाँ पे 380 सेक्शन नंबर की एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 पे क्या है क्वेश्चन यहाँ पे है, ओके हियर वी कम। Alpha Units LLC wants to set up a branch ऑफिस इन सूरत, डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये क्या है सेक्शन नंबर 242 टू क्लोज सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 42 आपके पास जो है वहाँ पे डिफाइन किया है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का। ठीक है, और उन पे ये बोला गया कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के डेफिनेशंस को आप फुलफिल करते हो एज पर सेक्शन नंबर 242, देन चैप्टर नंबर 22 जो है सेक्शन नंबर हमारे पास में चैप्टर नंबर 22 पे सेक्शन नंबर 300 एंड समथिंग से 379 से सेक्शन नंबर 393 तक टोटल सेक्शन है जो एप्लीकेबल बन जाती है। ये सिर्फ सेक्शन आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे इन केस आप इस डेफिनेशंस को कंप्लाई कर लेते हो। ठीक है, इसके अलावा
और भी प्रोविजंस हैं जो इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशंस पे लिखा नहीं है, बट वहाँ पे ये प्रोविजन है कि इन केस जो अल्फानेट एलएलसी है वो होल्ड करती है मोर देन 50% ऑफ से होल्डिंग एक पर्सन पे, या फिर पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट को मिला के, या दो बड़ी कॉर्पोरेट्स को मिला के, तो इन दैट सिनेरियो उनको सारा का सारा कंपनी एक्ट की पूरा पूरी सेक्शंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस हैपेंस हियर, बट आपको कितना लिखना है, जितना इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है आप उतना ही कॉपी पेस्ट कर दो, दैट विल बी मोर देन। उन्होंने लिखा हुआ है आपके पास में सेक्शन नंबर 242 में डेफिनेशंस दे दिया कि एक कंपनी जिन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया के लिए डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी के लिए, यदि उनके पास एक प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विद बाय itself और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, ठीक है। इन केस ब्रांच ऑफिस आर generally are considered as reflections of the parent's company office. Thus, branch office of a company incorporated outside India are considered the place of business for conducting business activity in India and will be required to follow the provision of chapter number 22 and such other provisions as may be specified elsewhere under Company Act 2013. ठीक है, कोई नहीं। ये बातें थी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरेटिकल थे, लॉ पे देखो सेल्फ बेस्ड मॉडल से भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे इसकी कोई गारंटीज नहीं मिल रही हमें, कोई आपके पास डीटी आईडीटी इवन इंटर के बुक से भी आपके पास में क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं देखने को। तो आपके रेडी होना है इट, हम रेडी हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस से ही आपके बनेंगी आईबीएस के सॉल्यूशंस, तो प्रैक्टिस करते रहो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 7 टू वी हैव डन। नाउ कम टू इट, क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस इंप्लीकेशंस ऑफ पोस्ट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सेंडिंग द कंपनीज मर्केंडाइज फॉर डिस्प्ले इन द टेक्सटाइल फेयर इन इटली। देखो इस पे हमारे पास में था also discuss under what circumstances goods sold within India shall be categorized as export under GST law and also touch upon the taxability of such transactions under law। एक्चुअली ये क्वेश्चंस जो है ना इटली पे वो कुछ एग्जीबिशंस पे जाना चाह रहा था राहुल, इन दो पॉइंट से क्वेश्चंस है, ठीक है देख लेते हैं। राहुल हैज परचेज्ड लाइसेंस टू पुट अप अ स्टॉल इन द टेक्सटाइल सुपरमार्केट ग्लोबल फेयर। और उन्होंने एक लाइसेंस खरीदा है कि भैया जाएंगे हम सुपरमार्केट पे इटली पे एंड विशेस टू सेंड हिज टीम ओवर देयर फॉर दिस। अब देखो पॉइंट इज दिस कि हमारे पास शेड्यूल नंबर 1 है 6 नंबर 7 सीएसटी एक्ट के हिसाब से कंसीडरेशंस इज द मोर बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग टू बी मतलब सप्लाई के लिए, सेल के लिए, सप्लाई कहने के लिए, ठीक है। और सप्लाई के डेफिनेशंस पे हमारे पास क्या होती है, कंसीडरेशन होनी चाहिए। एंड शेड्यूल नंबर 1 पे डिफाइंड है 4 डिफरेंट पैरा गिवन है जहाँ पे इंपोर्ट कवर्ड है एंड प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप्स कवर्ड है, बिजनेस एसेट्स का बारे में गिवन है एंड एम्प्लॉय के साथ में रिलेशनशिप्स कवर्ड है, ठीक है। अब गिफ्ट के बारे में गिवन है रिलेटेड पार्टीज वाला, ठीक, ये पॉइंट्स कवर्ड है। एक्सपोर्ट के बारे में वहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्सटाइल सुपरमार्केट ग्लोबल फेयर कंडक्ट होने जा रही है इटली में एंड राहुल चाह रहा है अपना सामान वहाँ पे लेके जाए, वहाँ पे सेल करे। तो इन दैट सिनेरियो कंसीडरेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई इनवॉइसेस जरूरत नहीं है उनको बनाने की यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई नहीं है, दिस नॉट सप्लाई। तो इन दैट सिनेरियो इनके पास जीएसटी की इम्प्लीकेशन सच कुछ नहीं आने वाली है, ठीक है। इसको लिखना कैसे, चलिए इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से देखते हैं लिखना कैसे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 here we go, okay। एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बारे में पहले आपको लिख देना है कि भैया ये इंटरेस्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड भी है। दिस मींस फुल एब्सेंस ऑफ द सप्लाई आईटीसी स्टिल अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। द एक्सपोर्टर के पास ऑप्शन है कि आप जीएसटी से पे करो या फिर आप एलयूटी से, जीएसटी पे बिना किए एलयूटी के थ्रू आप काम करो, ठीक है। ये ऑप्शंस है आपके पास में एक्सपोर्टर के पास में, ठीक। द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडियन एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। ये आप एक स्टेटमेंट आप इतना लिख दो कि एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड सप्लाई भी कहते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई भी कहते हैं उसको, ठीक। उसके बाद आप इतना लिख दो कि अब दो ऑप्शंस अवेलेबल है टू द एक्सपोर्टर, आइदर गो थ्रू पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज थ्रू फाइलिंग एलयूटी। चलिए फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे पास यहाँ पे ये बोला गया, एक सर्कुलर इश्यू हुई थी जहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था कि जो एक्टिविटी है एग्जीबिशंस के लिए लेके जाया जा रहा है फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सेप्ट व्हेन सच एक्टिविटी सेटिस्फाई, जब तक उस एक्टिविटी हम उनको सप्लाई तभी कहेंगे इन केस उन्होंने शेड्यूल नंबर 1 में जो बातें की बने उसको यदि उन्होंने कर दिया कंप्लाई, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो क्या है, सप्लाई नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्कोप ऑफ सेक्शन नंबर 7 में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि एग्जीबिशंस के लिए लेके जा रहे हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं। तो कंसिडरेशन नहीं है तो दिस इज नॉट सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है तो इसलिए से इसको हम जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं कहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस एग्जीबिशन से बाउंड एलयूटी भी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास में कि कौन सी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम इंडिया में भी डिलीवर करते हैं वो, तो उसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं।
सो दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशंस कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 147 जिसको हम डिम्ड एक्सपोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, डिम्ड एक्सपोर्ट्स में आप ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही कवर्ड है, सर्विसेज कवर्ड नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो क्या बोला गया, इसको डिम्ड एक्सपोर्ट्स कहते हैं। डिम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब हुआ जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है उनको सेक्शन नंबर 147 पे इनकेस नोटिफाई किया गया है तो उनको हम कहेंगे कि ये आपके पास में डिम्ड एक्सपोर्ट्स है। तो क्या नोटिफाइड किया गया, नोटिफाइड ये किए गए हैं गुड्स यदि रजिस्टर्ड पर्सन सेल करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन के थ्रू या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशंस पीसीजी स्कीम के थ्रू या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, या नेक्स्ट आपके पास बोला गया है गुड्स सप्लाई ऑफ गोल्ड, गोल्ड यदि सप्लाई करता है बैंक या फिर पीएसयू, ठीक है, अंडर दिस एंड दिस नोटिफिकेशंस अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशंस। तो ये नोटिफिकेशन से नोटिफाइड, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ओपन बुक पेपर हुआ तो आपके पास यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की बन जाएगी तरीके। देखो इन्होंने बोला टैक्सेबिलिटी क्या होगी, टैक्सेबिलिटी भी आपको पूछना है, टच अपन टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन था वहाँ पे। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी क्या होगा, डिम्ड एक्सपोर्ट्स है बट इनको जीरो सप्लाई नहीं माना जाता, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स तो लगेंगे ही लगेंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड रिफंड आप ऑफकोर्स क्लेम कर पाओगे, डिम्ड एक्सपोर्ट इज एडमिसिबल, वेदर रिफंड आप क्लेम कर पाओगे, सप्लायर या रिसिपेंट कोई एक रिफंड क्लेम कर पाएगा। सो ये थी आपके पास पूरा पूरी केस स्टडी जहाँ पे आपको ये थी आपके पास पूरा पूरी केस स्टडी जहाँ पे काफ़ी कंप्रहेंसिव केस स्टडी थी ये भी, जहाँ पे आपको डीटी ने आईडीटी जीएसटी एंड उसमें भी पर्टिकुलरली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में पूछे गए थे। ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं अगले केस स्टडी पे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग। सब्सक्राइब आपने इनकेस नहीं किया होगा अब तक चैनल को तो आप कर ही लोगे सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ये एक मोटिवेशन हमारी बनती है। ये इसी केस स्टडी आपके पास सारे ही इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, आपको आईबीएस के लिए किसी और चीज़ें देखने की, कोई और चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, इसके स्टडी आपको प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं मिलते हैं अगले केस स्टडी पे, बाय बाय।